हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के अगले सत्र के लिए शुभमन गिल को बनाया कप्तान। हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में जाने के बाद लिया ये फैसला। भारत ने सीरीज के दूसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से हराया। 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। सीरीज का तीसरा मैच मंगलवार को गुवाहाटी में। इटली ने दूसरी बार जीता डेविस कप। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराया। यानिक सिनर रहे इटली की जीत के हीरो। और भारत की स्टार गोल्फर अदिति अशोक ने जीता एंडालुसिया ओपन गोल्फ का खिताब। नीदरलैंड्स की एने वैन डैम को 2 शॉट से हराया। अदिति का मौजूदा सत्र का दूसरा और करियर का 5वां लेडीज यूरोपियन टूर खिताब। खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल ट्रेडिंग विंडो की। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के अगले सत्र के लिए शुभमन गिल को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में जाने के बाद शुभमन गिल कप्तानी की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। आखिरकार गुजरात फ्रेंचाइजी की ओर से आधिकारिक घोषणा कर दी गई है कि शुभमन गिल आईपीएल के अगले सीजन के लिए टीम के कप्तान होंगे। रविवार को हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में चले गए थे। मुंबई ने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड करते हुए 15 करोड़ में हार्दिक पांड्या को अपने साथ जोड़ा। शुभमन गिल आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे और उन्होंने ऑरेंज कैप जीता था। शुभमन गिल ने 17 मैच में 59.33 के औसत से 890 रन बनाए थे। शुभमन गिल ने साल 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था। शुभमन ने अपने आईपीएल करियर में अब तक 91 मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 37.70 की औसत के साथ 2790 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं। आईपीएल 2023 की नीलामी से पहले गिल को गुजरात टाइटंस ने 8 करोड़ रुपए में साइन किया था। और भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी पुरानी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस में लौट आए हैं। आईपीएल 2024 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी से पहले ट्रेड विंडो में मुंबई ने हार्दिक को अपने साथ जोड़ा। हार्दिक के मुंबई इंडियंस में जाने की खबरें कई दिनों से चल रही थी। दोनों टीमों ने ये पुष्टि कर दी है कि अब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं। गुजरात टाइटंस 2022 में बतौर नई टीम शामिल हुई थी। तब उसने हार्दिक पांड्या को 15 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर कप्तान बनाया था। पांड्या ने पहले ही सीजन में टीम को चैंपियन भी बनाया था। इससे पहले पांड्या मुंबई टीम के लिए ही खेलते थे। भारत ने दूसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से हराकर 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 25 गेंद में 53 रन की धुआंधार पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ ने 58 और ईशान किशन ने 52 रन का योगदान दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सर्वाधिक 45 रन मार्कस स्टोइनिस ने बनाए। वहीं मैथ्यू वेड ने 42 रन की नाबाद पारी खेली। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट चटकाए। इटली ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 47 साल बाद डेविस कप जीतने में कामयाबी पाई। ये दूसरा मौका है जब इटली ने डेविस कप अपने नाम किया है। पिछली बार इटली ने 1976 में डेविस कप जीता था। ऑस्ट्रेलिया की टीम 29वीं बार डेविस कप जीतने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उन्हें लगातार दूसरे साल फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया को कनाडा ने हराया था।
और फिलहाल सीधे रुख करते हैं उत्तरकाशी टनल से जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुश करने में उसमें सिर्फ 5 मिनट लगे। वो 500 mm पुश करने में अराउंड 5.5 मिनट्स का टाइम लगा मशीन को, लेकिन उसके आगे का मक हटाना, उसके आगे अब जैसे हो सकता है कि आगे की जैसे पिक्चर आप लोगों ने कुछ देखी है, सरिये और डिफरेंट काइंड ऑफ जो गर्डल स्ट्रक्चर, कुछ और चीजें आ जाती हैं, पाइप्स हैं, उसको काटने में, उसको क्लियर करने में हो सकता है 1 मीटर में 4 घंटे भी लग जाए, हो सकता है कि 1 मीटर में आधा घंटा भी लगे, लेकिन हो सकता है 5 घंटे भी लग जाए। तो जो आप लोग कह रहे थे वो काम स्टार्ट हो गया है, मैनुअल प्लस पुशिंग वाला जो है ना, मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि काम स्टार्ट उसमें ये हो गया है कि क्लियर करते हैं हाथ से, तो मैनुअली हाथ से क्लियर करके उसको अगर कहीं भी दिक्कत आती है उसको मशीन से, अभी बीच में छोटे सरिये थे तो उनको काट दिया गया, तो इट विल वर्क लाइक दिस। जैसे थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन इसके अंदर कोई एक स्पीड, कोई एक समय सीमा, जैसे आप लोगों के फिर सवाल होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन लेट्स प्रे एंड लेट्स होप कि जितनी जल्दी हो सके उतनी कम कठिनाइयां हैं और हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी इसको कर पाए। सेकंड जो बाकी हैं अल्टरनेटिव, उसके लिए मैं चाहूंगा महमूद सर से कि आप इसके बारे में ब्रीफ करें। लेकिन सर मैनुअल पहले एक बार ब्रीफ कर लेंगे। जैसे आपने बताया थोड़ा आइडिया कि अभी कितनी चली गई है? अभी बताया 0.9 मीटर टोटल ना, 1.9 मीटर, लेकिन ऑलरेडी हमने काटा था। अभी तो वी आर स्टिल देयर कि उसके आगे वाला जो पार्ट आएगा जहां पर 1.9 मीटर के बाद भी गर्डल्स वगैरह थे फंसा हुआ, वहां पर थोड़ा टाइम फिर लगेगा। हो सकता है उसके अंदर 1.5 घंटे में हो जाए, हो सकता है उसके अंदर 5 घंटे भी लग जाए, लेकिन वो सारा का सारा वो सारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो दैट्स एक समय सीमा नहीं कहा जा सकता कि एक ये स्पीड है, उस टाइप से कोई एक स्पीड निर्धारित नहीं होती इसमें। So you are at 45, एक मिनट पहले 45.8, right? अभी हाँ जी नमस्कार। पहले दूसरा भी नहीं, दूसरा पहले मैं बता दूं कि हमारा जो वर्टिकल बोरिंग भी काम चल रहा है, जो SJVNL कर रहा है, वो हमारा अभी 36 मीटर हो चुका है। हमें और 50 मीटर के लगभग हमें करना है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था कि टोटल 86 मीटर उसमें जाना है, तो वो काम भी हमारा अच्छा चल रहा है। और जहां तक कि हॉरिजॉन्टल बोरिंग की बात हुई, मैं बस 1-2 चीज इतना ही ऐड करूंगा कि आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि 1.9 मीटर्स हमने पाइप जो आगे डैमेज था वो हमें कट करना पड़ा। तो अभी जो 0.9 मीटर्स है, हम मतलब 1.9 से सिर्फ 0.9 मीटर्स हमने मेकअप किया है। तो हमारा ये मतलब ये उम्मीद है कि 1.9 मतलब और अनदर 1 मीटर हम जल्द से जल्द जाएं, लेकिन उसके अगला जो 6 मीटर आएगा वो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अब ये सब अंदाज की बात है, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि शायद वहां भी गर्डर, वहां भी 4 पोल्स, पाइप्स, मेटल के हो सकते आइटम। अभी भी जो कट हुआ कि पुश तो हो जाता है जल्दी से, लेकिन जो हमने क्लीन किया मग जो आए उसमें कंक्रीट के ब्लॉक्स आए और वो सब काटने में थोड़ा समय लगा। तो 6 मीटर जो अगला है, अनदर 1 मीटर करने के बाद वो थोड़ा सा हमारे लिए चुनौती भरा होगा। और फिर हम इसको रिव्यू कर रहे हैं रेगुलरली, हम देख रहे हैं जो भी एक्शन लेना होगा हम लेंगे साइमल्टेनियसली, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम आगे बढ़ते रहें। पानी आने के बाद रुकने की बात हुई थी बड़ी करने, पानी जैसे मैंने आपको बताया था, मिट्टी में ड्रिलिंग होगा तो पानी तो आएगी ही, और जितनी पानी आई है कोई उसमें चिंता के विषय नहीं है, और वो हम डीवाटरिंग कर रहे हैं और हम आगे ड्रिलिंग करते जा रहे हैं। मतलब वर्टिकल ड्रिल रुका नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं रुका। मैंने आपको अभी बताया कि 36 मीटर का ड्रिलिंग हुआ है। उत्तरकाशी टनल बचाव अभियान पर प्रेस वार्ता। और अब बात करते हैं इटली के डेविस कप जीतने की। इटली ने 47 साल के बाद डेविस कप जीत लिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरे साल फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इटली ने दूसरी बार डेविस कप जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में इटली ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। पहले सिंगल्स मैच में इटली के मैथ्यू अर्नाल्डी ने एलेक्सेई पॉपिरिन को हराया। इसके बाद इटली के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने एलेक्स डी मिनोर को 6-3, 6-0 से मात देकर 2-0 की विजयी बढ़त के साथ इटली को चैंपियन बना दिया। इससे पहले सिनर ने शनिवार को सर्बिया के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में भी दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के खिलाफ 3 मैच पॉइंट बचाए थे। उन्होंने जोकोविच को सिंगल्स और फिर डबल्स मैच में हराकर इटली को फाइनल में पहुंचाया था और फिर फाइनल में भी टीम की जीत के नायक बने।
I came here with confidence, मैं इस मैच में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरा था। मैंने अपना 100% दिया। पूरी टीम ने ही एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और एक दूसरे को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। यही हमारी सफलता की कुंजी रही और हम सब यहाँ ट्रॉफी के साथ खड़े हैं। standing here with this trophy. I always said we had a lot of emergency, but मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे सामने मुश्किल परिस्थितियाँ आईं, लेकिन हम एक परिवार की तरह मिलकर रहे और मिलकर खेले। हमने कठिनाइयों पर विजय पाई। and yeah, we did it. Yeah, Yannick, he's played awesome all week. Yeah, the last few weeks, to be honest, last few months. यानिक ने इस पूरे हफ्ते शानदार खेल दिखाया। पिछले कुछ हफ्तों में बल्कि पिछले कुछ महीनों में वे शानदार फॉर्म में रहे हैं। वो मौजूदा समय में दुनिया के शीर्ष 3 या 4 खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने नोवाक के खिलाफ भी शानदार खेल दिखाया था। ये परिस्थितियां और ये सतह उन्हें काफी रास आई। मुझे अपनी टीम पर गर्व है। We did absolutely everything we possibly could have, and we've come. इससे पहले इटली ने 1976 में डेविस कप जीता था। वहीं 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 2003 के बाद से डेविस कप नहीं जीत सकी है। पिछले साल भी ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन किए जाने से भारतीय पैरा एथलीट्स में उत्साह का माहौल है। भारत के लिए पैरालंपिक और पैरा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल उम्मीद कर रहे हैं कि ये खेल काफी रोमांचक होंगे। सुमित अंतिल से खास बात की हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने। पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और जिन्होंने हाल ही में एशियन गेम्स में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीत दर्ज की, गोल्ड मेडल जीता, सुमित अंतिल हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत मुबारक हो आपको, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पैरा एशियन गेम्स में। क्या कहना चाहेंगे? पैरा खेलो इंडिया की पहले बात करते हैं, बहुत बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का। बिल्कुल, मैं पूरे देश को बधाई देना चाहूँगा पैरा खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एबल्ड के साथ साथ पैरा में भी खेलो इंडिया को स्टार्ट किया है। किसी भी नेशन को स्पोर्टिंग नेशन बनाने के लिए आपको ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। आप खेलो इंडिया का पार्ट रहे हैं, कैसे खेलो इंडिया आपको लगता है कि प्रोत्साहन देगा, खासकर पैरा खेलो इंडिया आगे नए एथलीट निकल के आएंगे एशियन गेम्स के लिए भी और पैरालंपिक्स के लिए? बिल्कुल, खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे स्पेशली यूथ को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और जिस तरह से हमारा यंग टैलेंट जो उभर के सामने आएगा, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, और उम्मीद करूँगा कि काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस रहे पहले पैरा इंडिया खेलो गेम्स में, और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, और फॉर श्योर ये आने वाले टाइम में पैरा स्पोर्ट्स के फ्यूचर में भारत की मदद करेगा। और अपने परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एशियन गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, पैरालंपिक्स जो पिछला हुआ था उसमें आपने गोल्ड मेडल जीता, मतलब नज़र ना लगे, टचवुड, बहुत बढ़िया हो रहा है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा जा रहा है, और अच्छा लग रहा है कि अब पूरी पैरा हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट थ्रो हमारे पास में है 73.29, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीद लेके चले थे हम कि हाँ अब की बार और अच्छा करेंगे, तो ऐसा ही हुआ। वहीं पे कोशिश करेंगे कि आने वाले टूर्नामेंट्स में भी और अच्छा करें। कोशिश पूरी रहेगी कि जो हमने मार्क सेट किया यहाँ पे उसको बेटर करें, बट अभी मेन फोकस हमारा इंजरी प्रिवेंशन पे रहेगा, क्योंकि थोड़ी बैक में है मेरे को थोड़ी इंजरी। कोशिश यही रहेगी कि इंजरी फ्री रह के जितना वर्कआउट कर सकें, और बाकी देखते हैं 2024 में क्या लेके आता है 2024। सुमित, नीरज चोपड़ा से आप बहुत इंस्पायर्ड हैं। नीरज भी आपकी बात करते हैं काफ़ी समय, जब भी उनसे बात करो आपका नाम ज़रूर लेते हैं। आपका सबसे बड़ा आइडल है वो? बिल्कुल, आई थिंक मेरा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड का ही आइडल कहूँगा मैं उस इंसान को, क्योंकि जिस तरह के वो इंसान है, आई थिंक एथलीट तो वो बहुत बड़े हैं ही, बट जिस तरह के इंसान है वो बहुत ही अच्छे इंसान है। और काफ़ी सारे और भी नाम हैं, जैसे शिवपाल भाई हैं, विपिन कसाना भाई हैं, काफ़ी इंस्पायर करते हैं अभी जब भी मिलते हैं। और भी जैवलिन में भी काफ़ी बहुत बड़े मतलब अच्छे इंडिया के प्लेयर्स हैं, और नीरज भाई तो हैं ही, वो तो शुरू से ही मोटिवेट करते हैं। तो सभी मतलब मिल के साथ पूरे एक जैवलिन जो ग्रुप है हमारा, पूरा पॉजिटिव ग्रुप है। आपका क्या टारगेट है? नीरज का तो 90 है। अभी हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट तो 80 मीटर रखेंगे हम, बट कोशिश करेंगे कि आने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप हमारी मई में कोबे में, जापान में, और फिर 2024 पैरालंपिक्स हैं, तो मेन फोकस पैरालंपिक्स पे रखेंगे। बट कोशिश करेंगे कि जितने मतलब जो भी टूर्नामेंट खेले थोड़ा थोड़ा मार्क को और बेटर करते जाएं। क्या कहना चाहेंगे जो पैरा खेलो इंडिया शुरू होने वाले हैं उन एथलीट्स के लिए जो पहली बार भी हिस्सा लेंगे,
क्या उनको कहना चाहेंगे, क्या मोटिवेशन उनको देना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो सभी को बधाई, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भाग ले रहे हैं, अच्छा करें, अच्छा खेलें और अपने मन से खेलें। और उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि कोई भी आप अगर जो बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हो, उस टारगेट को अचीव करने में थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा पेशेंस रखें और सच्चे रास्ते पे चलें। ऐसा ना हो कि आप कोई गलत चीज़ खा के थोड़े टाइम के लिए तो हो सकते हो, बट अगर जो आपको लंबे समय तक अच्छे एथलीट बने रहना है तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और अपने सीनियर्स की बात माने तो आई थिंक अच्छा फ्यूचर रहेगा इंडिया का। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू। भारतीय हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल ने खेलो इंडिया की प्रशंसा की। रानी का मानना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है। साथ ही उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि टीम अच्छी लय में दिख रही है। रानी रामपाल से खास बात की हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल हमारे साथ हैं, स्वागत है रानी। सबसे पहले जो नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का पैरा खेलो इंडिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अभी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स होती थी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होती थी, जहाँ पे मुझे लगता है कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिलता था, यूनिवर्सिटी प्लेयर्स को यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन एक पैरा एथलीट्स ऐसे थे जिनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था शायद ना, अपना टैलेंट जो शोकस करने का या वो फैसिलिटीज़ अवेल करने का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है एथलीट्स को ना। सो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई एम श्योर ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे पैरा एथलीट्स जो हैं वो और ऊपर आएंगे, जो और काफ़ी जो डिसेबल एथलीट्स होते हैं उनके लिए एक इंस्पायरिंग रहेगा। बिकॉज जब आप किसी बच्चों को टीवी पे देखते हो देन कोई और भी बच्चा उससे इंस्पायर होता है कि हम भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का थैंक्स करती हूँ। किसी भी नेशन को स्पोर्टिंग नेशन बनाने के लिए ग्रास रूट लेवल पे काम करना ज़रूरी होता है, ये सही दिशा में हम जा रहे हैं? बिल्कुल, आई थिंक पहले ग्रास रूट लेवल पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, हम सिर्फ एलीट लेवल पे ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन अभी अगर आप देखोगे बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो ग्रास रूट लेवल्स पे चल रही हैं, तो उससे जो है काफ़ी सारे बच्चों को बहुत हेल्प हो रही है, मोटिवेशन मिलता है, एक बच्चे देख के इंस्पायर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे खेलो इंडिया जैसा टूर्नामेंट है, वो अगर आप टीवी पे देख रहे हो उसको स्टार स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट कर रहा है, डीडी स्पोर्ट्स कर रहा है, सो एक जो पेरेंट्स देख रहे हैं ना उनके लिए बहुत इनकरेजिंग होता है कि देखो उनका बच्चा खेल रहा है, तो दे ऑल्सो शुड फील कि एंड कि हमारा बच्चा भी खेलेगा, टीवी पे आएगा। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है किसी भी बच्चे के लिए या पेरेंट्स के लिए, एंड जो स्पेशली जिस लेवल पे वो टूर्नामेंट होता है। सो आई थिंक एक अच्छा हम सही दिशा में जा रहे हैं एंड होपफुली कुछ आने वाले सालों में हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया बट एक और अच्छे अमाउंट में हमें देखने को मिलेगा। महिला हॉकी टीम के बारे में क्या कहना चाहोगे? एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जीता, वर्ल्ड रैंकिंग में 6th हो गए हैं, उसके बाद वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती, बढ़िया खेल रही है टीम। बिल्कुल, आई थिंक हमारी रैंकिंग अभी पहले से बहुत इम्प्रूव होगी एंड अभी हमारा जनवरी में ओलंपिक क्वालिफाइंग भी है रांची में एंड आई एम श्योर कि जो वुमेंस टीम है वो अच्छा करेगी एंड ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेगी। बिकॉज रिसेंटली उन्होंने जो है एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में काफ़ी अच्छा खेला एंड एक प्रिपरेशन टूर्नामेंट था क्वालिफाई से पहले, सो वो टूर्नामेंट से काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है उनको मिलेगा एंड एक मोटिवेशन मिलेगी जनवरी में अच्छा करने के लिए। जूनियर टीम को वर्ल्ड कप के लिए क्या कहना चाहिए? या जूनियर वर्ल्ड कप इज़ ऑलवेज माय फेवरेट टूर्नामेंट बिकॉज मुझे लगता है मेरे को एक प्लेटफॉर्म वहीं से मिला था, कॉन्फिडेंस वहीं से आया था जब मैं 2009 में अपना पहला जूनियर वर्ल्ड कप खेली। सो मेरा उनको यही मैसेज है कि विशिंग देम ऑल द बेस्ट एंड जस्ट डू वेल, प्ले फ्रीली, प्ले fearless. It's your time to shine and I think they will do well because they trained so hard for the junior world cup. बहुत मेहनत किया उन्होंने एंड किसी भी एथलीट के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जूनियर वर्ल्ड कप अपने आप को एक सीनियर में लेके आने के लिए एंड आई एम श्योर दे विल डू वेल इन द वर्ल्ड कप। थैंक यू सो मच। भारत की स्टार गोल्फर अदिति अशोक ने एंडालुसिया ओपन गोल्फ का खिताब जीत लिया है। अदिति ने अंतिम दौर में बोगी रहित प्रदर्शन करते हुए खिताब जीतने में सफलता पाई। अदिति ने अंतिम दौर में 66 के स्कोर से कुल 17 अंडर का स्कोर बनाया। उन्होंने नेदरलैंड्स की एनी वैन डैम को 2 शॉट से हराया। ये अदिति का मौजूदा सत्र का दूसरा और करियर का 5वां लेडीज यूरोपियन टूर खिताब है। अदिति ने मौजूदा सत्र में केन्या में भी खिताब जीता था। भारत की ही दीक्षा डागर संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर रहीं।
खेल जगत की कुछ प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप के जरिए। बेन स्टोक्स के बाद जो रूट ने भी इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है। रूट पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए 3 मैच में खेले थे, हालांकि उन्होंने एक बार ही बल्लेबाजी की थी। रॉयल्स ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा है कि वे रूट के फैसले का सम्मान करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रेडिंग विंडो में हुई अदला बदली में शाहबाज अहमद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से सनराइजर्स हैदराबाद में चले गए हैं। वहीं मयंक डागर सनराइजर्स से आरसीबी में आए हैं। आईपीएल ने पुष्टि की है कि ये दोनों टीमों के बीच एक डायरेक्ट स्वैप है। अगले सीजन में सनराइजर्स और आरसीबी दोनों के पास ही नया मैनेजमेंट होगा। सनराइजर्स के प्रमुख कोच डेनियल विटोरी हैं, वहीं आरसीबी ने एंडी फ्लावर को कोच बनाया है। एनबीए के दिग्गज खिलाड़ी लीब्रॉन जेम्स के गृहनगर एक्रोन, ओहायो में एक म्यूजियम खोला गया है। यह म्यूजियम लीब्रॉन जेम्स के शानदार करियर और उनके जीवन को समर्पित है। 38 वर्षीय जेम्स फरवरी में एनबीए के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बने थे। वहीं हाल ही में उन्होंने 39,000 अंक का आंकड़ा पार कर इतिहास रचा था। केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित एक प्रतियोगिता में दुनिया के फ्री स्टाइल फुटबॉल के विश्व चैंपियंस का फैसला हुआ। इस प्रतियोगिता में 16 पुरुष और 16 महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पोलैंड की ऑगस्का ने महिला वर्ग में और नॉर्वे के अर्लैंड ने पुरुष वर्ग में विश्व खिताब जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन विश्व फ्री स्टाइल फुटबॉल एसोसिएशन ने किया। इस खेल में फुटबॉल के साथ जगलिंग और ट्रिक्स की जाती हैं। इसमें डांस और एक्रोबैटिक्स का भी मिश्रण देखने को मिलता है। फ्रांसिस्को कैमरदा सेरी आ के इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांसिस्को ने 15 साल 260 दिन की आयु में एसी मिलान के लिए मैच खेला और इतिहास रचा। इससे पहले ये रिकॉर्ड विजडम एमए के नाम था। 2021 में एमए ने 15 साल 274 दिन की आयु में बोलोना के लिए डेब्यू किया था। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पूर्व मैनेजर टेरी वेनेबल्स का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। वे बार्सिलोना, टॉटनहैम और ऑस्ट्रेलिया के भी मैनेजर रहे थे। वेनेबल्स के मार्गदर्शन में ही इंग्लैंड की टीम 1996 की यूरोपियन चैंपियनशिप में सेमीफाइनल तक पहुंची थी, जहां उन्हें जर्मनी के हाथों शिकस्त मिली थी। आयरलैंड की मुक्केबाज केटी टेलर ने ब्रिटेन की शैंटेल कैमरून को मात देकर डबलिन में आयोजित फाइट में लाइट वेल्टरवेट खिताब जीता। इस जीत के साथ केटी ने अपने करियर की एकमात्र हार का भी बदला ले लिया। केटी ने इसे अपने करियर की सबसे शानदार रात करार दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रोड्रिगो के 2 गोल की मदद से रियल मैड्रिड ने कैडिज को 3-0 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। वहीं ईपीएल में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन पर आसान जीत दर्ज की। ईपीएल में ही एस्टन विला ने टॉटनहैम हॉटस्पर्स को 2-1 से हराने में सफलता पाई। फुटबॉल जगत की इन सब खबरों को विस्तार से देखते हैं इस फुटबॉल रैप में। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। रविवार को खेले गए मुकाबले में रियल मैड्रिड ने कैडिज को 3-0 से हराने में सफलता पाई। रियल की तरफ से पहले हाफ में 1 और दूसरे हाफ में 2 गोल हुए। रोड्रिगो ने 14वें मिनट में टीम के लिए पहला गोल किया। दूसरे हाफ में रोड्रिगो ने एक और गोल करके टीम की बढ़त को दुगना कर दिया। इसके बाद 74वें मिनट में वेलिंघम ने गोल करके टीम की 3-0 से जीत तय कर दी। वेलिंघम का इस सत्र में ये 13वां गोल है। इस जीत के साथ रियल मैड्रिड के 14 मैच में 35 अंक हो गए हैं और वो फिर ला लीगा में शीर्ष पर पहुंच गई है। ला लीगा में ही रियल सोसिदाद ने सेविया पर 2-1 की रोमांचक जीत हासिल की। इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच आक्रामक फुटबॉल देखने को मिली। रियल सोसिदाद की तरफ से दोनों गोल पहले हाफ में हुए। सेविया ने 60वें मिनट में पहला गोल किया। मैच के 88वें मिनट में सेविया के रामोस और नवास को रेड कार्ड मिला, जिसके कारण उन्हें मैच से बाहर जाना पड़ा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 3-0 से हराने में सफलता पाई। मैन्यू ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और तीसरे ही मिनट में ग्रेनाचो के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त बना ली। पहले हाफ में मैन्यू ने अपनी इस बढ़त को बरकरार रखा। 56वें मिनट में मैन्यू को पेनल्टी मिली, जिस पर रैशफोर्ड ने गोल करके टीम को 2-0 से आगे कर दिया। 75वें मिनट में मार्सियाल ने ब्रूनो फर्नांडिस से मिले पास को गोल में तब्दील कर टीम की बढ़त को 3-0 कर दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और मैन्यू ने मुकाबले को अपने नाम कर लीग में 6ठा स्थान हासिल कर लिया।
ईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में एस्टन विला ने टॉटनहैम हॉटस्पर्स को 2-1 से हराने में सफलता पाई। टॉटनहैम ने 22वें मिनट में गोल कर मुकाबले में बढ़त ले ली। हालांकि पहले हाफ के अतिरिक्त समय में एस्टन विला के टॉरेस ने लुइस से मिले पास पर बराबरी का गोल कर दिया। दूसरे हाफ में दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। 61वें मिनट में वैटकिंस ने गोल कर एस्टन विला को 2-1 से आगे कर दिया। इस जीत के साथ एस्टन विला ने लीग में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। लॉटेरो मार्टिनेज के गोल की बदौलत इंटर मिलान ने इटालियन फुटबॉल लीग सेरी आ में दूसरे स्थान पर चल रहे यूवेंटस को 1-1 की बराबरी पर रोक दिया। डुआन व्लाहोविच के गोल की मदद से यूवेंटस ने बढ़त बनाई, लेकिन मार्टिनेज ने लीग सत्र का 13वां गोल दागते हुए अपनी टीम को हार से बचा लिया। इस ड्रॉ के बावजूद इंटर की टीम शीर्ष पर बनी हुई है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का